निम्न प्रणाम। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज में। तो आपके सामने आ गया हूं मैं, एनसीईआरटी वाले सर, जो चर्चा कर रहे हैं विस्तृत रूप से एनसीईआरटी पर। एक ऐसे कहूं तो पिछड़े चीज के बारे में, एक पिछड़ी विषय वस्तु के बारे में, जिसे अक्सर बहुत सारी क्लासें पढ़ाती भी नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबों को क्या पढ़ाना। 7वीं 8वीं 10वीं की किताबों में से क्या आता है? इतनी सिंपल सी तो किताबें हैं। प्रश्न आते हैं वो तो इतनी बड़ी बड़ी जो किताबें होती हैं उनमें से आते हैं। अपन को इन सभी अवधारणाओं से दूर भागकर सिर्फ और सिर्फ शब्दवाणी क्लासेज पर आ जाना है और देखनी है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की क्लासेज। अगर आपने एनसीईआरटी की ये क्लासें पूरी की पूरी देख ली तो निश्चित ही आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आपका आधार मजबूत हो जाएगा ना, तब आप अगर कोई दूसरी कोचिंग लोगे या सेल्फ स्टडी भी करोगे तो आपको हर चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि कई बार अपन इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो उनमें कई ऐसे शब्द होते हैं जो अपन को समझ में नहीं आते कि यार इसका क्या मतलब है। अगर आपको उन चीजों का मतलब जानना है ना, तो आपको एनसीईआरटी तक जाना पड़ेगा। मेरा एक ही मूल मंत्र है, एनसीईआरटी की ओर लौटो। किसकी तरफ? एनसीईआरटी की तरफ लौटो। एनसीईआरटी को पढ़ो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अभी आपको शब्दवाणी क्लासेस पर क्या मिलेगा? तो अभी अपन ने क्लास 8वीं की जो हमारा अतीत किताब है उसके 3 अध्याय वो कंप्लीट कर लिए। अब 3 अध्याय कंप्लीट करने के बाद में जो तीनों अध्याय के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, अपन उन पर चर्चा कर रहे हैं। और अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लास 8वीं का ही जो हमारा अतीत का अध्याय 4 है, उसके बारे में ये अपना दूसरा पार्ट है। पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, एक क्लास अपलोड की जा चुकी है, आज ये अपनी दूसरी क्लास है। अध्याय 4 आदिवासियों के बारे में, दीकुओं के बारे में और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में है। इसका जो शीर्षक देखें तो आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, एक अच्छे युग की कल्पना। अपन ने पढ़ लिया था कि किस प्रकार कंपनी का विस्तार हुआ, किस प्रकार कंपनी एक व्यापार से साम्राज्य तक बढ़ गई, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों पर कंपनी ने शासन किस प्रकार किया, और उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कि आदिवासियों पर कंपनी के क्या प्रभाव पड़े, आदिवासियों ने कंपनी को किस प्रकार कब्जे में लेने की कोशिश की। तो अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें मुख्यतः यह देखा था कि जो अलग अलग आदिवासी जनजाति थी वो घुमंतु प्रकृति के थे। उनमें से कई थे वो तो फसलें उगाकर अपने पेट का पालन करते थे, कई व्यापार करते थे, और कई जो जंगलों में से प्राकृतिक रूप से कोई जड़ी बूटी मिल गई, कोई कुछ मिल गया, उसको खा खा के एकदम पड़े रहते थे मत्स्य। पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाते थे। खेती कौन करे यार? जो भी जड़ी बूटी, जो भी किसी की जड़ मिलती है या किसी का तना है, किसी की पत्ती है, लाओ घास फूस चबा के सो जाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। नहीं, उनके इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब वो खेती करते ही नहीं थे। कई आदिवासी थे वो पशुपालन करते थे, और कई आदिवासी थे वो शिकारी थे, वो शिकार करते, उन शिकार का मांस खाकर जीवन यापन करते। अब इनमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ये आदिवासी एक जगह टिकते नहीं थे, और अंग्रेजों को यही समस्या अपने सामने आई। अंग्रेजों को लगा कि जब तक ये एक जगह टिकेंगे नहीं तब तक इनको कब्जे में लेना मुश्किल है, इनको पहले एक जगह स्थापित करवाओ। तो इसके संबंध में अपन पढ़ रहे थे। ये बिरसा नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ा जिसे लोग भगवान मानते थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि क्या करते थे, तो कुछ थे वो झूम खेती करते थे, कुछ जो आदिवासी थे वो झूम खेती करते थे, कुछ थे वो शिकारी और संग्राहक थे, शिकार करते थे,
और फिर शिकार को संग्रह करके रखते थे, उसके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कि कुछ थे वो जानवर पालते थे, जानवर पाल के उन पर अपना जीवन यापन करते थे, जिसमें पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास में इनके बारे में पढ़ेंगे, सामान्य सी जानकारी यहां पर अपन ने ली थी। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि एक जो अंग्रेज था, उसकी ब्रिटिश मानव विज्ञानी था वेरियर एल्विन, इसने 1930 और 1940 के दशक में जो मध्य भारत में, भारत के बीच वाले क्षेत्र में जो आदिवासी इलाके पाए जाते हैं खोंड समुदाय के, वहां पर रहा था, और उनके बारे में कहा था कि किस प्रकार आदिवासियों में एक महिला और पुरुष के बीच में कामों का विभाजन होता था। यह पहले से नियत होता था कि पुरुष ये काम करेगा और महिलाएं ये काम करेगा, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कुछ लोग एक जगह खेती करते थे और कुछ लोग फिर के घूम घूम के खेती करते थे, जैसे कि गोंड और संथाल थे। जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह के घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे, जो कई बार घूम घूम खेती करते थे। अंग्रेज इनमें से जो गोंड और संथाल थे, जो एक जगह ठहर कर खेती करते थे, उनको अच्छा मानते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य करना जरूरी है। अंग्रेजों को लगता है कि ये जंगली लोग हैं, जंगल में रहने वाले हैं, ये बर्बर है, इनमें दया की भावना नहीं है, तो अगर इनको सभ्य बनाना है तो इनको एक जगह बसाना जरूरी है। तो अंग्रेजों ने उनको एक जगह बसाना शुरू किया। फिर अपन पढ़ते हैं, आज का अपना टॉपिक है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। अब जब औपनिवेशिक शासन आया, मतलब अंग्रेजों का शासन भारत पर आया, तो उसे आदिवासी जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। वे जो आदिवासी शिकारी थे, संग्राहक थे, जो पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, खेती करते थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके बारे में देखेंगे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे, ये बदलाव किस प्रकार आए, उनके बारे में देखते हैं। पहला तो है आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जो आदिवासियों के मुखिया बन गए थे, अपन ने पढ़ा था कि आदिवासियों में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था, लेकिन जब कई आदिवासी एक जगह टिक कर रहने लगे, खेती करने लगे, तो उनके अपने अपने जमीन के पट्टे हो गए कि ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। उनमें से जिसके पास थोड़ी ज्यादा जमीन होती, जो थोड़ा समझदार होता, वो उन आदिवासियों का मुखिया बन जाता और बाकी वाले उसकी बात मानने लगते। वो खुद खेती करता नहीं था, दूसरों को अपनी जमीन दे देता था। अब ये बन गए मुखिया। अब जब औपनिवेशिक शासन आया तो आदिवासी के जो मुखिया थे, उन मुखियाओं का क्या हुआ। तो अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। जमीन किसके पास होगी, कितनी होगी, और जो किस प्रकार अपन को वन का उपयोग लेना है, उससे संबंधित नियम बनाने थे, वो कौन बनाते थे, जो आदिवासियों के मुखिया थे वो बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार में काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालकीना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। अब जब ब्रिटिश शासन आया तो कई कई गांवों में तो जमीन का मालिक था वो तो आदिवासी बन गया। वो जो आदिवासी जो मुखिया था उसको जमीन तो मिल गई जो अपनी थी, लेकिन उसके पास में जो शक्तियां थी ना, वो शक्तियां खत्म हो गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब मुखियाओं को कह दिया गया कि जो नियम हम बनाएंगे ना, वो आपको पालन करना है। तो जो आदिवासी मुखियाओं के पास में जो शक्तियां थी, वो शक्तियां कम हो गई। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता। अंग्रेज मुखिया को कहता कि तू मेरा आदमी है, तू अपना जो समाज है, तेरा जो गुट है, इसको तू सभ्य बना के रख, इसको व्यवस्थित रख, ये जिम्मेदारी तेरी है। अगर इसने कुछ ऊटपटांग काम किया ना, तेरा जो ये समूह वाले लोग है ना, बड़े शिकारी है, टांग तोड़ देते, कभी कभार कुत्ते की, कभी हिरण की, कभी कभार शेर से भिड़ जाते हैं। अगर इन्होंने इस प्रकार की ऊट पटांग हरकत फिर की ना, तो आदि मुखिया देख लेना, जिम्मेदार तू है। तो मतलब वो उनका एक प्रतिनिधि हो गया।
पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। पहले उनके पास ताकत थी, वो खुद काम करते ही नहीं थे, लेकिन अब उनको खुद को काम करना पड़ता। यहां पर अपन देख सकते हैं कि यहां पर पूर्वोत्तर के जो निसी आदिवासी है, आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर है। जब ये घर बनाए जाते तो पूरा गांव मदद करता था। जब आदिवासियों के घर बनते थे तो उनके पास ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट लाया यार, सीमेंट लाए, पत्थर लाए, सीमेंट से ऐसे बना बना के घर खड़ा कर दिया एकदम 4 मंजिल का, नहीं। और लकड़ी इकट्ठे करते थे, मजबूत बांस के लट्ठे, और उनसे घर बनाते थे, मजे से नीचे सोते थे। तो उसमें पूरे गांव था वो मदद करता था। जब किसी आदमी का घर बनता था ना तो पूरे गांव के लोग मदद करते थे। अब घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? जो लोग घूम घूम के खेती करते थे, झूमंतु खेती करते थे, झूम खेती करते थे, उनका क्या हुआ? तो ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहां वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। अब ऐसे समूह से अंग्रेजों को परेशानी थी कि यार ये है ना, इनको ठिकाने लगाना है। साले इधर उधर घूमते रहते हैं, कल उनके पास वहां मिले थे, आज यहां से 100 किलोमीटर दूर चले गए। इस प्रकार तो ये कब्जे में आने वाले हैं नहीं। अंग्रेजों ने कहा इनको तो सेट करना पड़ेगा। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। अब वो चाहते थे कि अगर ये किसान लोग, जो आदिवासी लोग हैं, ये अगर एक जगह रहे ना तो इनको नियंत्रित करना आसान है, और अगर एक जगह टिक कर रह गए तो अपन को पता चल जाएगा कि फलाने आदिवासी वहां रह रहे हैं। तो अगर उनसे कुछ रुपए भी वसूले तो टाइम से तो वसूले, वरना इनको 2 साल तो ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक जगह आप रहो। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। अब आदिवासियों को भी कब्जे में अंग्रेजों ने लेना शुरू कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को कहा देख ले, तेरे पास ये इतनी जमीन है। ऐसे नहीं कि पूरे जंगल में पशु की तरह घूमता फिरे, ये इतनी जमीन तेरी है, इस जमीन के इतना लगान, इतने रुपए मुझे देने हैं। अंग्रेजों को तो यही चाहिए कि आपने टाइम टू टाइम वसूली होती रहे। अब उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। भूस्वामी था पूरी जमीन का स्वामी, और वो किसानों को पट्टे देता था। अब जिस किसान को पट्टा मिलता वो अपने पट्टे का लगान भूस्वामी को देता, और भूस्वामी था वो सरकार को आगे लगान दे देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। अंग्रेज जो घूम कर खेती करने वाले थे, काश्तकार थे, जो किसान थे, उनको एक जगह बसाना चाहते थे, लेकिन उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं हुई। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। अब वो तो पहले क्या करते, यहां पर 2 साल खेती की, यहां पर जमीन की जो उर्वरक की मात्रा थी वो कम हुई, दूसरे इलाके में चले गए। अब अंग्रेजों ने पट्टे दे दिए तो साहब कई बार तो जमीन सूख जाती। अब सूखी हुई जमीन के अंदर हल कैसे चलाए? तो उन्होंने कहा ये अंग्रेज तो पागल है, अपन नहीं मिलेंगे ही नहीं, जंगल में कहीं चले जाते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो वो भागते रहे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। तो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, वहां के जो आदिवासी थे उन्होंने कहा देखो हमारा जो पुराना ढंग है वो ही सही है, हमको फिर फिर के खेती करने दो, हमको नुकसान हो रहा है। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दी गई। अब ज्यादा विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने कहा है जाओ रे, आपका ये एक जंगल में तो रहना, कभी ढूंढे तो ही क्या फलाना ये जंगल अपना है। तो इस प्रकार उनको कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दी गई। अब उसके बाद में वन कानून लाया गया। यहां पर अपन देख सकते हैं एक चित्र है, ये देखिए, ये आदिवासी समुदाय की औरतें हैं। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें हैं।
घुमंतु खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहां पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई। यहां आप देख सकते हो कि आसपास के जो पेड़ थे वो काट दिए और यहां पर ये महिला है वो खेती कर रही है। और ये भी एक चित्र है, महिला यहां पर खेती करती हुई दिख रही है। अगला, शायद पीछे एक का लाइन रह गई। हाँ, वन कानून और उनके प्रभाव। वन का कानून और उनके प्रभाव। जब अंग्रेजों ने वन से संबंधित कानून बनाया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगल से जुड़ा हुआ था, अंततः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी प्रभाव पड़ा। आदिवासियों का जीवन पूरा का पूरा पेड़ पौधों के ऊपर, जंगल के ऊपर निर्भर था। अब अंग्रेजों ने वन से संबंधित कानून बनाए तो उनका प्रभाव किस पर पड़ेगा? आदिवासियों पर निश्चित ही पड़ेगा। भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। आदिवासियों को कहा नहीं, आज तक तो आप कह रहे थे जंगल हमारा है, नहीं, यह जंगल सरकार का है, पहले फिर आपका है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। कुछ को तो घोषित कर दिया आरक्षित वन। कैसा वन है? आरक्षित वन है कि ये ऐसे जंगल है यहां पर आदिवासियों तुम लकड़ी नहीं काट सकते। यहां से तो लकड़ी कौन काटेंगे? हम काटेंगे। ये सरकार का जंगल है और सरकार यहां से जो इमारती लकड़ियां हैं, जो महंगी महंगी लकड़ियां हैं, वो सरकार काटेगी, आप नहीं काट सकते। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। जिन वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, जिस जंगल को आरक्षित वन या आरक्षित जंगल घोषित कर दिया, वहां पर आदिवासी क्या नहीं कर सकते थे? न तो वहां पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, ना वहां पर खेती कर सकते थे, ना वहां से फल इकट्ठा कर सकते थे, और ना ही वहां पर पशुओं का शिकार कर सकते थे। ये सब प्रतिबंध लग गए जब आरक्षित वन घोषित कर दिए कुछ वनों को। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब जब इस प्रकार के आरक्षित वन घोषित कर दिए तो आदिवासियों को लगेगा यार ऐसे तो भूख मर जाएंगे, तो वो दूसरे इलाकों में जाने लगे और वहां पर मजदूरी भी करने लगे। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए। अब रोक लगा दी कि आदिवासी जंगल में नहीं रहेंगे, पर अंग्रेजों को मजदूर भी चाहिए। क्यों? समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए, रेलवे स्लीपर्स मतलब जो आपने रेल की पटरी देखी है, लोहे की जो पटरी होती है उसके नीचे जो लकड़ी के गट्ठर लगे होते हैं बड़े बड़े, उनको स्लीपर्स कहा जाता है। अब उनके लिए लकड़ी काटना और उनको एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए उनको क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। अब ये मजदूर कहां से लाए? आदिवासी तो जंगलों से निकल गए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। अंग्रेज बड़े दिमाग वाले थे, उन्होंने हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वाले लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। उन्होंने कहा कि जो झूम काश्तकार है एक जगह से दूसरी जगह फिरकर खेती करते हैं, उनके लिए एक नया नियम है। तो बोले साहब क्या नियम है बताओ? कि आपको जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हम दे देंगे कि फलानी जमीन इसकी है, ये ढींगड़ा राम के, ये पूंछड़ा राम के, ये फलाना राम की, क्या ठीक है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा कि आपको वहां आप खेती कर सकते हो, लेकिन आपको वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। जब भी वन विभाग बोलेगा आपको वन विभाग के लिए काम करना पड़ेगा और आपको जंगलों की देखभाल करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आदिवासी ना आ जाए। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। सस्ते श्रमिक चाहिए, इसलिए वनों के अंदर गांव बसा दिए। उन गांवों को कहा गया वन गांव। क्या कहा गया? वन गांव। क्यों बसाए? अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बसाए, जो उनको लकड़ी जो कटवानी थी। यहां पर देखो, वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। ये वेरियर एल्विन कौन था? पता नहीं, घूमता था। 1930-40 के दशक में भारत के बहुत सारे आदिवासियों को इसने देखा था।
टॉपिक है अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। आदिवासियों ने कहा कि अंग्रेजों के देश में जीना कितना कठिन है। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि आदिवासियों की क्या रीति रिवाज है, कला है, लोक संस्कृति है। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने गीत इकट्ठे किए कि ये बेगा कौन से गीत गाते हैं। तो जब उन्होंने गीत को ध्यान से सुना तो गीत की मुख्य लाइनें ये थी कि जो अंग्रेजों का शासन है उसमें वो कितने मुश्किल से जी रहे हैं। जैसे कि ये लाइन है कि अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहां से अंग्रेजों के इस देश में। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है। ये बेगा समुदाय के द्वारा, जो बेगा आदिवासी समुदाय थे, उनके द्वारा ये लोकगीत गाया जाता था। इनसे अपन को ये देखने को मिलता है कि ये लोग अंग्रेजों के शासन से कितने प्रताड़ित थे। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। तो ये जो अंग्रेजों का प्रभाव था ये सामान्य जनता पर भी नहीं, आदिवासियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। अगला, बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। जो वन से संबंधित कानून बनाए गए उनका विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। अब कईयों ने नियम नहीं माने। उन्होंने कहा सर जो जंगल है वो जंगल हमारा है। तो उन्होंने कहा कि जो नियम कानून थे उनको तोड़ते रहे और जंगलों में रहते रहे। और उन्होंने कई बार बगावत भी कर दी जब ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ता। जैसे 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। 1906 में हुआ था एक सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह। इस तरह के विद्रोह थे जो आदिवासियों के द्वारा किए गए थे। याद रखना, सोंग्रम संगमा 1906 में और वन सत्याग्रह 1930 में। अब व्यापार की समस्या, व्यापार की समस्या 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। अब 19वीं शताब्दी के दौरान जो जनजातियां थी, आदिवासी थे, उन्होंने देखा कि यार ये व्यापारी और महाजन है, ये जंगलों में बड़े जल्दी आते हैं। 2-4 दिन से हमारे पास, 2-4 दिन से हमारे पास। वे वन उपज खरीदने, जो वन में जो पैदा होता था उसे खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। वो क्या करने के लिए आ रहे थे? वन में जो जड़ी बूटियां पैदा होती थी उनको लेने के लिए, आदिवासियों को कर्जा देने के लिए, और अगर कोई आदिवासी मजदूरी पर रहना चाहता है तो उसे मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। अब बेचारे भोले थे आदिवासी, उनको यह पता नहीं था कि इन सब का क्या प्रभाव होने वाला है, क्या कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है। इस चीज को समझने में उन्हें बहुत टाइम लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। रेशम के जो उत्पादक थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। भारत का जो रेशम था ना वो अच्छी गुणवत्ता वाला था, इसलिए यूरोप के देशों में इसकी बहुत मांग थी। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। अब जैसे जैसे बाजार फैला, यूरोप में रेशम की मांग बढ़ने लगी, तो जो यहां पर अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा खेती करवाई जाए और ज्यादा से ज्यादा रेशम उत्पादित करवाया जाए। वर्तमान में झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। जो संथाल नाम के आदिवासी थे, क्या संथाल, जो संथाल नाम के आदिवासी थे ये रेशम कीट का पालन करते थे। रेशम कीट का पालन
करते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोष को इकट्ठा कर लेते थे। अब जो रेशम के व्यापारी थे वो अपने आदमी को आदिवासियों के पास भेजते और उनको कुछ कर्जा देते कि आप ये लो रुपए, जब आपके पास हो तब वापस दे देना, तब तक रुपयों को उपयोग में लो। और उनके जो कृमि कोष थे, जो छोटे छोटे जीव थे रेशम के, उनको इकट्ठा कर लेते। 1,000 कृमि कोष के लिए 3-4 हजार रुपए मिलते थे। क्या, अगर 1,000 कृमि कोष उन्होंने आदिवासियों से खरीदे तो उसके लिए वो 3-4 हजार रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवा या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। अब 3-4 हजार रुपयों में तो आदिवासियों से लेते, उसके बाद में उसे बर्दवान या गया भेज दिया जाता और वहां पर वो उसे 5 गुना कीमत में बेचते। निर्यातक और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। जो आदिवासियों से लाकर अंग्रेजों को बेचते थे ना, उनको भयंकर फायदा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था, लेकिन जो बेचारे रेशम का उत्पादन करते थे उनको तो मामूली सा फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई तो आदिवासियों को लगा कि ये जो बाजार है और जो ये बाहरी समुदाय है, ये जो व्यापारी है, ये अपने सबसे बड़े दुश्मन है। यहां पर अपन अगर एक चित्र देखें तो देखो, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई गोदारा औरतें। अभी हाल ही में अगर अपने यहां पर जातियां हैं उसमें गोदारा जाति भी पाई जाती है। गोदारा जाति के जाट भी है और गोदारा जाति के बिश्नोई भी है। तो भाई देखो, आप गोदारों आपके पूर्वज, ये देखो, ये शायद आपके बहुत पुराने दादा परदादा परदादा, कोई उनके भी परदादा, उनके भी परदादा के समय की ये रही है। ये गोदारा औरतें हैं और ये बुनाई का काम कर रही है, मतलब किसी प्रकार की चटाई या किसी प्रकार की जो दरिया है, सोले हैं, उनका निर्माण कर रही है। तो ये आपका पुराना धंधा है, देख लीजिए। ये गोदारा औरतें हैं। ये कहाँ पर है? क्लास 8वीं की जो हमारा अतीत की किताब है उसके 4थे अध्याय में दे रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, ध्यान से अपना स्टेटस भी लगा सकते हो। तो ये गोदारा औरतें हैं जो बुनाई कर रही है। अब उसके बाद में देखें तो चटाई बुनती हुई एक हजांग औरत है, वो चटाई बुन रही है। देखो, लगभग लकड़ी के पट्टे उनसे बुन रही है। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। औरतें सिर्फ घरेलू काम नहीं करती थी, वे कारखानों में भी जाती थी, खेती का काम भी करती थी और बच्चों को भी संभालती थी। यहां पर देखो, ये आदिवासी है जो बिहार के कोयला खदान में काम कर रहे हैं। 1948 का एक फोटो है। 1920 के दशक में बिहार की जरिया, 2 खाने हैं बिहार में, जरिया और रानीगंज। अगर पूछे कि जरिया और रानीगंज कोयला की खाने कहां है बिहार में, तो कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघटू जो वो खदानें होती थी कोयला की, वो जमीन में बहुत गहराई तक जाती थी और उनकी ज्यादा ना तो ऊंचाई ना चौड़ाई, सिर्फ इतनी इतनी सी गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। मतलब दम घोटू खाने होती थी, बहुत लंबी लंबी जमीन में गहराइयां तक होती थी। और कहते हैं कि 1920 के दशक में देश में जो कोयला खदानें थी उसमें लगभग 2000 से ज्यादा मजदूर मारे गए थे। ये बिहार के कोयला खदान में काम करने वाले हैं। फिर एक काम की तलाश में घर से दूर जाने वाली आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। अब जो काम के तलाश में घर से दूर जाते थे उनकी तो दशा और भी खराब थी, क्योंकि उनको एकदम बेल की तरह प्रयोग में लिया जाता था। अब 19वीं सदी के आखिर से ही चाय के बागान फैलने लगे। विभिन्न स्थानों पर चाय के बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। आदिवासियों को जंगलों से निकाला गया और उन्हें, जो चाय बागान थे, झारखंड की कोयला खदानें थी, इन कोयला खदानों में उन आदिवासियों को रखा गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया। एक ठेकेदार बनाया गया। ठेकेदार जाता और आदिवासियों को इकट्ठा करके लाता। यह ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। आदिवासियों की कोई जिंदगी नहीं थी। जो ठेकेदार होते थे वो उन्हें लेकर आते, उन्हें बेल की तरह काम में लेते, उन्हें बहुत कम वेतन देते और साथ में उन्हें वापस घर भी नहीं जाने देते। तो इस प्रकार की स्थिति थी आदिवासियों की।
अब नजदीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। अब 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जो जनजातीय समूह थे, उन्होंने कहा यार इस प्रकार तो नहीं जी सकते, तो उन्होंने जो व्यापारी थे उनके व्यापार पर जो पाबंदी लगी थी, जंगलों में जाने पर उनकी जो पाबंदी थी, उनका जो शोषण किया जा रहा था, उनके खिलाफ कई बार बगावत की। जैसे कि 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने, और मध्य भारत के में बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। बिरसा जैसा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इस तरह का विद्रोह ही था। इस प्रकार के जो बगावत थी वो होने लगी कोल आदिवासियों द्वारा। कोल 1831-32 में किसके द्वारा? कोल आदिवासियों के द्वारा। अठारह सौ 31-32 में कोल आदिवासियों के द्वारा, फिर 1855 में संथालों के द्वारा। अठारह सौ पचपन में संथालों के द्वारा, 1910 में बस्तर का विद्रोह हुआ। ये सारे विद्रोह आदिवासियों के द्वारा किए गए थे। बस्तर विद्रोह। फिर 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। महाराष्ट्र में वर्ली। ये इस प्रकार के जो आंदोलन थे, इस प्रकार के जो विद्रोह थे, वो किसके द्वारा किए जा रहे थे? वो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के विरोध में आदिवासियों के द्वारा किए जा रहे थे। तो ये था आज का अपना पाठ। आगे भी इसके अभी तक लगभग काफी पेज है। अगर ज्यादा पेज हुए तो उनको अपन अगली क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर अपनी जो क्लास है ये वो लंबी हो जाएगी। हाँ, 1-2 पेज है तो उनको अपन क्या करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये एक बिरसा मुंडा के बारे में, तो इनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे ताकि अपनी ये क्लास लंबी ना हो जाए। इसलिए आप है वो अगली क्लास में भी अपने साथ जुड़े रहना। अपन बड़े विस्तार से, बड़ी अच्छे ढंग से, एकदम मजाकिया ढंग से जो ये एनसीईआरटी की किताबें उनका अध्ययन करेंगे। आपने पूरी क्लास इतनी निष्ठा से देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।